हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में लीगल टू लॉजिकल फैक्ट में। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पीनल कोड 1860 चैप्टर 2 का सेक्शन 11 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं बेयर एक्ट से। और आप लोग जो है बेयर ओपन करके बैठिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। बात रही नोट्स की, तो नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चीजें। एक एक सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। 511 का 511 जितने भी हमारा सेक्शन है, सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको बेहतर मालूम होगा क्या किया जा सकता है। तो चलिए, पर्सन सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी डिफाइन पर्सन। क्या होता है पर्सन? तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो पर्सन क्या है? हम पर्सन, आप पर्सन, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन। तो पर्सन क्या होता है? तो डेफिनेशन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। 11 में जो है पर्सन डिफाइन नहीं है, इसका इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये बताता है कि क्या क्या इंक्लूड करता है। एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर रहा है कि इसको पर्सन कहेंगे, ये बताता है कि इंक्लूड क्या क्या कर रहा है। तो इसमें बता रहा है कि द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का मतलब ये है कि चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं हो। अगर कोई भी सपोज करो मैंने कोई फॉर्म बना लिया, लॉ फॉर्म बना लिया, तो वो रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो पर्सन के डेफिनेशन में आएगा। मैंने कोई पार्टनरशिप फॉर्म बनाया, कोई भी ऐसा एसोसिएशन बना लिया, उसको मैंने रजिस्टर्ड किया हो ना किया हो, तब भी उसको हम, जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जितने भी कंपनीज होती है तो वो आरओसी से रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, उससे रजिस्टर्ड होती है। तो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, जैसे कोई भी एसोसिएशन है, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है, वो पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड और नॉट का मतलब है कि चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, वो कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन, पर्सन के डिफिनेशन में इंक्लूड करता है। इंक्लूड कह रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता रहा है। तो आप तीन चीज याद रखिएगा, एनी कंपनी, एनी एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पर्सन। सीधा सीधा प्री में पूछेगा, यही तीन चीज दिया रहेगा, उसमें आपको टिक लगा के आना है, ये तीन चीज रट लीजिए। तो फिर इसमें बस इतना ही। 12 की बात आती है, इसमें पब्लिक। पब्लिक को कौन नहीं जानता? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक क्या होता है? मैं पब्लिक, ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड पब्लिक। बस में जा रहा लोग, पब्लिक। ट्रेन में जा रहे हैं लोग, पब्लिक। भीड़ में जा रहे हैं लोग, पब्लिक की तो भीड़ लग रही है। तो ये तो आमतौर की बात हो गई। हमारा लॉ क्या कहता है, इंडियन पिनल कोड पब्लिक को क्या कहता है? तो एनी क्लास ऑफ पब्लिक। अब देखिए इसमें आगे एनी क्लास ऑफ पब्लिक, चाहे फर्स्ट क्लास हो सेकंड क्लास हो। अगर एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, कोई भी अगर पर्सन है, चाहे फर्स्ट क्लास एसी में जा रहा हो, सेकंड क्लास एसी में जा रहा हो, थर्ड क्लास एसी में जा रहा हो, है तो वो पब्लिक ही। तो यहाँ कह रहा कोई भी क्लास ऑफ पब्लिक, किसी भी स्तर के लोग को, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल को पब्लिक कहेंगे। एनी कम्युनिटी, कम्युनिटी से मतलब कोई भी ऐसे सपोज करिए पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर तरह के लोग रहते हो, उनका पहनाव अलग हो सकता है, खान पीन अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, उसको भी एक कम्युनिटी को भी पब्लिक कहेंगे। तो अगर सीधे सीधा अगर डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है, इसमें दो कीवर्ड है, उसको याद रखिएगा। पहला है एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। दैट्स इट। बहुत ज्यादा ये सब सिर्फ रखने वाली चीज है, इसको रख लीजिएगा। समझा मैं वैसे भी दे रहा हूँ, बाकी जो चीजें हैं उसको आप थोड़ा थोड़ा रटना भी चाहिए। बिना रटे भैया एग्जाम पास नहीं होगा। लोग कहते हैं, वो कहने दो भैया, मैं उनको उनपे कमिट नहीं करता। लेकिन अगर आप कोई चीज समझ रहे हो, उसके साथ साथ कुछ चीजें को रटना भी जरूरी होता है। वरना अगर रटे नहीं होंगे तो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको लिख नहीं सकते मेंस में। ठीक है। और 13 को रिपीट कर दिया गया, सेक्शन 13 को, तो हम 14 पढ़ते हैं, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। फिर वही बात आ गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन लॉ थोड़ा सा उसको इंटरप्रेट करता है। वो अपने चीज को अपने तरीके से समझना चाहता है, तो उसको समझते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, सॉरी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। तो आप एक नॉर्मल सी बात आपको बता रहा हूं, कोई भी सरकारी नौकरी जिसको बोलते हैं ना, नौकरी चाहिए सरकारी, तो जितने भी सरकारी नौकरी के लोग हैं, जो सरकार के तरफ से दी गई नौकरियों को कर रहे हैं, उसको भैया सरकारी नौकर कहा जाता है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब एक इसको पढ़ते लिखा, एनी ऑफिसर सर्वेंट कंटिन्यू अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के किसी भी कोने में किसी, अगर कोई व्यक्ति अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे।
रेलवे में चले जाओ, टीटी सर्वेंट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट, वही सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। पायलट जो भी ट्रेन चला रहा, भैया सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। काउंटर में टिकट काट रहा है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। पुलिस स्टेशन में चले जाओ, थाने में जितने भी पुलिस वाले हैं, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। आर्मी में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, बैंक में मैनेजर सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। ये सारे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया, उसको सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। ओके, और फिर आ जाता है, फिर 15-16 को रिपीट कर दिया गया, 17 में है गवर्नमेंट, अब फिर आ गया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में सीधा सीधा मतलब आपको मैं बता रहा हूं, 17 में जो गवर्नमेंट डिफाइन है, गवर्नमेंट इंक्लूड, गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां सिर्फ इसकी बात की गई है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आ गया इंडिया। इंडिया इज माई कंट्री, आपने प्लेस पढ़ा होगा ना। तो इंडिया की डेफिनेशन दी है सेक्शन 18 ऑफ आईपीसी में, जिसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसमें एक एग्जैक्ट डेफिनेशन ये बताया, इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशली डिफाइन किया गया है, उसको भी इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले भारत का पार्ट तो था, लेकिन वहां पे कानून जो है अप्लाई नहीं हुआ करता था, इंडिया का आईपीसी अप्लाई नहीं हुआ करता था, वहां पे रणवीर पिनल कोड अप्लाई हुआ करता था। कुछ अलग उसके इतिहास है, अलग उसका कानून था। लेकिन 2019 आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया। तो इंडिया इंक्लूड द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, ये तो रहा आपके जो बुक्स में, जो बैरक में बताया गया है। और समझने की पर्पज से फिर से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे इंडिया के बारे में कहां कहां क्या बताया गया है, उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो जितने भी स्टेट के टेरिटरी हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, जितने भी शायद 28 स्टेट हैं अभी तक, तो उस स्टेट के जितने भी बाउंड्रीज हैं, रिवर्स हैं, लेक हैं, तालाब है, सब कुछ जो उसके टेरिटरी में है, उसको हम इंडिया बोलेंगे। इंडिया से डिनोट कर सकते हैं कि भैया ये इंडिया का जगह है, ठीक है। दूसरा यूटीज, यूनियन टेरिटरी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ, शेड्यूल का ये स्केड्यूल का ही अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो यूटी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनियन टेरिटरी आप बेहतर जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी किसको बोलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर भी। तो जितने भी यूटीज के बाउंड्री हैं, यूनियन टेरिटरी हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सब के भी इंडिया के टेरिटरी में आते हैं। फिर है सच अदर टेरिटरी एज में बी एक्वायर्ड। अगर इन फ्यूचर सरकार चाहे तो आउट ऑफ इंडिया का कोई भी बॉर्डर, जैसे आज भूटान है, सपोज करिए भूटान है, इन फ्यूचर अगर चाहे तो उसको कब्जा कर सकता है, किसी भी एक्ट से, समझौता से उसको अपने में मिला सकता है, तो वो भी इंडिया कहलाएगा, फिलहाल नहीं। तो अगर वो एक्वायर्ड कर लिया जाता है तो भी वो इंडिया कहलाएगा। अब है वाटर टेरिटरी। वाटर, अगर हम भैया पानी, सपोज करो किसी नदी का पानी पी रहे हैं, तो क्या वो इंडिया टेरिटरी नहीं है? बिल्कुल है। वाटर टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूडेड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये बताया गया है कि जो हमारा कोस्टल एरिया है, वहां से लेके अगर हम समुद्र की बात करते हैं, जहां पे एक नॉर्मल एरिया जो सी कोस्ट होता है, वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल का एरिया को हम लोग इंडिया के टेरिटरी मानते हैं। 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द सी कोस्ट को इंडिया की टेरिटरी मानते हैं। तो कुल मिला के आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी चीजें। चलिए, 19 में बताया है जज। जज किसको बोलते हैं? जज साहब, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये क्या लगा रखा है जज साहब। ये तो आपने बहुत सुना होगा। जज मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही किसी व्यक्ति को जिसको जज के बारे में नहीं मालूम कि जज किसे कहेंगे, लेकिन फिर हमें पढ़ रहे हैं आईपीसी, तो ये मालूम होना चाहिए कि आईपीसी क्या बोलता है। हु इज जज, जज कौन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसको जज की उपाधि दी गई हो, जज का एक पोस्ट दिया गया हो, उसको जज बोलेंगे। ऑब्वियसली जिसको जज के लिए अपॉइंट कर दिया गया हो, वो जज कहलाएंगे, ऐसा कह रहा है। अब यह है हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव, पहला, इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल और सिविल, अ डेफिनेट जजमेंट। हर एक व्यक्ति जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज है
किसी भी सिविल मामले में, किसी भी क्रिमिनल मामले में एक निर्णायक फैसला देने का, उसको जज बोलेंगे। गॉट इट? और अ जुडिशियल और अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील अगेंस्ट वुड बी डिफिनिट। और अगर वो जो जजमेंट जज साहब ने दिया है उसको अगर अपील ना किया जाए तो वो डिफिनिट हो, उसको भी जज बोलेंगे। सपोज करिए कि जज साहब, मैं जज हूं, मैंने एक फैसला सुना दिया। मैं कहाँ का जज हूं ये नहीं बोल रहा, अगर मैंने कोई फैसला सुना दिया, अगर उसको अपील ना किया जाए तो वो फाइनल है। अगर अपील नहीं होगा तो वो फाइनल है। तो अगर मैं भी क्या हूं, मैं जज हूं, मैंने अगर ऐसा किया है तो मैं जज हूं। और अ जजमेंट विच इज कंफर्म बाय सम अथॉरिटी वुड बी डेफिनेट। तो अब कंफर्मेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर मैंने किसी भी लोअर कोर्ट, सपोज करिए मैं किसी हायर कोर्ट का जज हूं और जस्टिस हूं, जज हूं, मैंने लोअर कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड कह दिया, सही ठहरा दिया, तो मैं भी जज हूं, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है, तभी तो मैं उसको डायरेक्ट कर रहा हूं, चाहे तभी तो मैं उसके फैसले को अपहेल्ड कर रहा हूं। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज जैसे देखिए सीआरपीसी के 366 में बताया है कि जब भी लोअर कोर्ट मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट को अगर किसी व्यक्ति को डेथ की सजा सुना दी जाती है, तो डेथ की सजा सुनाने से पहले उस डेथ की सजा को कंफर्मेशन करना पड़ता है हाईकोर्ट से। 368 में फिर हाईकोर्ट उस डेथ की सजा को कंफर्म करके कोर्ट ऑफ सेशन भेजता है। तो उस केस में क्या है, हाई कोर्ट कंफर्मेशन दे के लोअर कोर्ट में भेज रहा है, उस केस में हाई कोर्ट भी जज है। तो ये सब बताया गया है कि जज किसको किसको बोल सकते हैं। अब ये है हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन, वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन, वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन, वन चाहे दो चार हो, तो वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन, विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। मतलब ऐसे बॉडी ऑफ पर्सन की बात कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जिसको कानून ने स्पेशली इंपावर कर रखा है कि आप जो है जज की तरह, मतलब आप जज के लिए ऑथराइज हैं, आप जजमेंट दे सकते हैं ऐसे ऐसे मामलों में। इसके लिए चार जो एग्जाम्पल दिया गया है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। रट्टा मार लो भैया, रट्टा मार लो, घुमा फिरा के पूछता, छोटा छोटा चीज एडिट वेडिट करके टेढ़ा मेढ़ा करके ऑप्शन देता है, कंफ्यूज करता है, इसे इसको रट लीजिए। अब इस मामले में रटना जरूरी है, समझने से काम सिर्फ नहीं चलेगा, रटना भी जरूरी है। इसको चारों को हम लोग पढ़ते हैं, आपके बैरेट में दिया हुआ है, फिर भी एक बार रीडिंग मारते हैं, चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे अ मेंबर ऑफ पंचायत हु विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 ऑफ मद्रास कोर्ट टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज अ जज। मतलब कि एक्ट रेगुलेशन 7 ऑफ 1816 के तहत, मतलब मद्रास कोर्ट के रेगुलेशन में ये बताया गया कि जो पंचायत के लोग हैं वो जो है जज का काम कर सकते हैं, किसी को भी मतलब सजा सुना सकते हैं, फाइन इम्पोज कर सकते हैं, वो जज है। ये सीधा सीधा पूछेगा कि भैया ये जज है कि नहीं, कौन सा जज है, चारों में से कौन जज नहीं है। फिर से एक बार रीडिंग मार लेते हैं। कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन अ सूट्स अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, आपको रट के जाना है, याद हो जाएगा। एक्ट 10 ऑफ 1859 याद रखिए, कभी कभी 10 को 9 बना देगा कंफ्यूज करने के लिए, और 10 को 11 बना देता है, तो इसको रट लीजिए। एक्ट 10 ऑफ 1859 के तहत कलेक्टर को जज की पावर दी गई है। अब मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of charge on which he has power to sentence fine and imprisonment with or without appeal is a judge। मतलब कोई भी ऐसा मजिस्ट्रेट जो कि फाइन सेंटेंस कर सकता है, फाइन अवॉर्ड कर सकता है, कोई भी इसको इम्प्रिजमेंट दे सकता है विद और विदाउट अपील इज अ जज। समझ में आया? लेकिन इसके फोर्थ वाले जो एग्जाम्पल फोर्थ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा सा लोड देके बोलता हूं, तो इसको माइंड करके थोड़ा सा टिक लगा लिया करिए, स्टार मार्क, तो मजा आएगा। अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन व्हिच ही हैज अ पावर ओनली टू कमिट फॉर अ ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। ऐसे मजिस्ट्रेट जो कि केस की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको कमिट कर सकते हैं, उसको जज नहीं कहा जाएगा।
अब भैया इसमें लिखा है तो ये तो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके एक छोटा सा एग्जांपल इसमें भी समझा देता हूँ, चीजें क्लियर हो जाएगी, क्लियर टू क्लियर। देखिए हमारे आईपीसी में जितने भी स्टेज ऑफ जज के हैं, जैसे कि मजिस्ट्रेट के पास अलग पावर दिया गया है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास अलग पावर दिया गया है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास अलग पावर दिया गया है। किस चीज के पावर, कितना इम्पोज कर सकते हो आप फाइन, कितना इम्पोज कर सकते हो आप पनिशमेंट, कौन डेथ की सजा दे सकते हैं, सबका अपना अपना सीआरपीसी में 28-29 सेक्शन में आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 28 सेक्शन 29 में डिफाइन है कि कौन कौन कितना सजा दे सकता है, किसके किसके अंदर अथॉरिटी है। तो कभी क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के पास कोई ऐसा केस आ गया जो कि वो उनकी जुरिडिक्शन में तो है लेकिन उनकी पावर से बियॉन्ड है, उनके पावर, जैसे कि मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं कि वो कोई भी मजिस्ट्रेट 7 साल से ऊपर की सजा नहीं दे सकते। और सपोज करो उनके पास कोई ऐसा केस आ गया जिसमें सजा देना हो 10 साल, लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ की सजा, उस केस में वो क्या करेंगे, उस केस में उस केस को कमिट करके कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देंगे। तो अब क्या हो गया, कमिटल प्रोसीडिंग इसी को बोलते हैं। तो इसी में यही तो लिखा है कि विच ही हैज ओनली टू कमिट फॉर अ ट्रायल टू अनदर कोर्ट इज नॉट अ जज। उस केस में वो मजिस्ट्रेट साहब जज नहीं कहलाएंगे। यही बात है ना, समझ में आया ना, बोला था ना समझा दूंगा। ठीक है, लास्ट बचा है, इसको भी सुन लीजिए, इसके बाद फिर भैया जाके घूमे टहलिए। कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब कोर्ट ऑफ जस्टिस किसको बोलते हैं, जहां कोर्ट कचहरी तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस बोल सकते हैं। जहां पे प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, जहां पे प्रोसीडिंग चलती है जज की, उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जरूरी नहीं कि वो कोर्ट ही हो। कोर्ट तो है ही, कोर्ट तो इंक्लूड है। अगर कोई कोर्ट है, कचहरी है, वो तो कोर्ट ऑफ जस्टिस माना ही जाएगा। लेकिन साथ साथ कोई ऐसा जगह भी हो सकता है अदर देन वो जो नक्शे से कोर्ट बना रहता है उसके अदर देन। सपोज करिए डिस्ट्रिक्ट से बाहर, डिस्ट्रिक्ट कहीं आउटर में अगर कोई जज साहब चाहे प्रोसिक्यूटर के कंसेंट से और डिफेंस के कंसेंट से चाहे, तो वो एक पर्टिकुलर जगह में अदर देन वो प्लेस जहां जिसके लिए वो बना है, कोर्ट ऑफ सेशन हो चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, उस जगह से एक आउटर जगह पे चाहे तो उस किसी भी केस की जुडिशियली प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है। उस केस में उसको भी कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाएगा। ओके, अब इसमें एक इलस्ट्रेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेम वही इलस्ट्रेशन है लास्ट जो कि 19 में दिया हुआ है, ये है। हाँ, अ मेंबर ऑफ पंचायत which has power under regulation 7 of 1816 of Madras Code to try and determine a suit is a judge। ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इसमें। तो आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है तो 2-4 बार देखो, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रही है तो भैया पढ़ाई मत करो। चलिए, किसी भी बात का बुरा लगे तो लगने दीजिए, जरूरी भी है बुरा लगना। और ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ, सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। और समझ में नहीं आएगा तो फिर समझाऊंगा और मैं फिर समझाऊंगा और मैं समझाता रहूंगा तब तक आपको समझ में नहीं आता। तब तक के लिए लाइक तो कर ही सकते हो भाई। जय हिंद, जय भारत, स्माइल।